हाल ही में आपने चाइना की तरफ से एक बड़ी अजीब सी प्रकार की चीज़ होती हुई देखी है। आपने देखा है कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर आए गए दिन जो है नए नए नाम रखने लग जाता है। इस प्रकार की हरकतें चाइना क्यों कर रहा है, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर विवाद है वो बड़े पुराने समय से चल रहा है। ब्रिटिश के समय से ये विवाद जो है उस समय से उजागर हुआ। ब्रिटिश ने अपनी तरफ से कोशिशें करी इस बाउंड्री को रिजॉल्व करने की। उस समय उन्होंने 1913-14 में बाउंड्री को लेके एक सोल्यूशन निकाला था जिसका नाम था मैकमोहन लाइन। उस मैकमोहन लाइन के तहत उन्होंने बेसिकली कोशिश की थी कि चीन के साथ मिलकर इस बॉर्डर विवाद को फाइनली ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन चीन ने उस समय उस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसकी वजह से चीन कहती है कि भाई ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया बॉर्डर था मैकमोहन लाइन का, और जब हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो पहली बात हम और उस कॉन्फ्रेंस में भी हम इसके सहमति में नहीं थे और हमने इसको बनने के समय भी सिग्नेचर भी नहीं किया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसको क्यों माने। ठीक, दूसरी बात यह है कि अगर आप मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हैं कि मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच में जो है एक बाउंड्री नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे को एक चीज़ चीन से समझनी जरूरी ये है कि चीन से ये पूछा जाए कि जब आप मैकमोहन लाइन को एक बाउंड्री नहीं मानते तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर आपने मैकमोहन लाइन को बाउंड्री मानते हुए अपना जो बॉर्डर विवाद म्यांमार के साथ था उसको क्यों रिजॉल्व किया। लेकिन उसने ये म्यांमार के साथ बॉर्डर विवाद इसलिए रिजॉल्व किया क्योंकि समझने की बात यह है कि म्यांमार के साथ उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। म्यांमार से उसको एक पोर्ट का रास्ता मिलता है, समुद्री तट का इलाका मिलता है जिसके तहत उसका व्यापार हो पाए। इसी रीजन से जहां पर उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट था, स्वार्थ था, उसको फुलफिल करने के लिए चीन ने मैकमोहन लाइन को वहां पर बॉर्डर माना और उसने भारत के साथ नहीं माना। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अरुणाचल प्रदेश के इलाके की बात करते हैं, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अरुणाचल के ऊपर चीन ने कभी भी अपना उस समय से कोई क्लेम किया नहीं। हाँ, क्लेम ना करने का मतलब ये नहीं है कि चीन ने किसी प्रकार की हरकत नहीं करी। चीन जो है घुसपैठ हरकतें छोटी छोटी करता रहता है। उन घुसपैठी हरकतों को, क्योंकि बॉर्डर वहां पर रिजॉल्व नहीं है, एक बाउंड्री लाइन वहां पर नहीं है, इसलिए उस घुसपैठी हरकतों को एक अंग्रेजी में शब्द दिया जाता है इनकर्शन। तो चीन की तरफ से इनकर्शन अरुणाचल प्रदेश में बड़े लंबे समय से देखे गए हैं और सबसे पहला रिकॉर्डेड इनकर्शन चीन के द्वारा ब्रिटिश के समय देखा गया था, वो भी 1910 में वालोंग वैली के इलाके में। तो वालोंग वैली के इलाके में चीन ने सबसे पहला इनकर्शन अरुणाचल में तो किया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इनकर्शन जो भारत की स्वतंत्र सरकार ने बेसिकली किया था ऑब्जर्व, वो था 1959 में, और वो लोंगजू के रीजन में था। तो लोंगजू का रीजन जो है उस इलाके में चीन के द्वारा अरुणाचल में दूसरा इनकर्शन किया गया। लेकिन ये छोटे मोटे इनकर्शन चलते रहते थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीन ने अरुणाचल के कैंपेन को कब उजागर किया और कब से उसको फॉलो करना शुरू किया। तो ये भारत की सरकार के, अगर हम भारत की जियोपॉलिटिक्स और भारत की विदेश नीति को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक चीज बड़ी स्पष्ट दिखती है कि 1980 के दशक से हमने ये एक ऑब्जर्वेशन देखा कि चीन जो है उसने अपना क्लेम अरुणाचल का बहुत अग्रेसिव करना चालू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि चीन जो है अरुणाचल का क्लेम किन कारणों से करता है, तो एक एक करके पहले कारण देखते हैं। सबसे पहला तो चीन कहता है कि भाई मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अरुणाचल में है तवांग। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट इलाके में है। नॉर्थ वेस्ट इलाका वो इलाका जो तिब्बत और भूटान के बॉर्डर के पास है। अच्छा, इसके साथ साथ अब तिब्बत, भूटान और भारत के इस इलाके का, तवांग के रीजन में जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे अरुणाचल का इलाका है, चाइना उस इलाके में इतना इंटरेस्ट क्यों शो करता है। देखिए, अगर चीन के हिसाब से माने तो चीन कहता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट वहां पर दो कारणों से है। वो चीन कहता है कि सबसे पहले तवांग में एक तवांग मोनेस्ट्री है। तवांग मोनेस्ट्री का नाम है तवांग गांदेन नामग्याल लात्से, ये तिब्बतन नाम है। तो तवांग गांदेन नामग्याल लात्से जो है ये बेसिकली तिब्बतियन बुद्धिज्म में जो है उसकी सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है तिब्बत के बाहर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मोनेस्ट्री जिसको हम तवांग मोनेस्ट्री एक नॉर्मल नाम से जानते हैं, ये 1680 में बनी। और इसको बनाने वाला उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेरांग लोदरे ग्याम्सो। तो मेराग लोदरे ग्याम्सो जो है उसने 5वें दलाई लामा के खुशी में ये तवांग मोनेस्ट्री का गठन किया था। अब चीन कहता है कि देखिए, क्योंकि तिब्बतियंस जो हैं वो बेसिकली दलाई लामा में मानते हैं, 5वें दलाई लामा को सेलिब्रेट और कोमेमोरेट करके उसको याद करने के लिए मेराग लोदरे ग्याम्सो ने उस समय तवांग में एक मोनेस्ट्री बनाई। तो इस कारण से बेसिकली जो है तवांग हमारा है। ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, चीन कहता है कि भाई देखिए,
जो आपके अरुणाचल के इलाके में आदिवासी लोग रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं, वो हैं बेसिकली मोनपाज। चीन कहता है कि ये जो मोनपा जो लोग हैं, जो मोनपाज हैं, ये बेसिकली तिब्बतियन बुद्धिज्म में मानते हैं और ये दलाई लामा में मानते हैं। सही बात है, बिल्कुल मानते हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि देखिए ये लोग भी दलाई लामा में मानते हैं, इससे ये प्रूफ बनता है कि हिस्टोरिकल तौर पर ये इलाका जो है चीन का था। अच्छा, चीन खेल क्या खेलता है कि वो बार बार, आपको पता है कि कार्टोग्राफिक अग्रेशन करता है। एक तो कार्टोग्राफिक अग्रेशन का मतलब ये होता है कि नए नए मैप इशू करता रहेगा, उसमें बार बार अरुणाचल को अपना हिस्सा दिखा देगा। दूसरा वो क्या करता है कि नए नए जगहों के नाम यहाँ पर बेसिकली अपलोड करके ऐसे बना देता है, लिस्ट बना के हमको दे देता है कि देखिए ये जो है अब इनके चीनी नाम है, ये चीनी नाम जो है पुराने हुआ करते थे, थैंग थूंग फोंग फूंग फिंग फैंग फूंग खुंग, कुछ भी करके चम्मच गिरा दिया, जो आवाज आई टिंग टैंग, वो नाम रख दिया उन्होंने। तो समस्या क्या है? समस्या आप समझने की कोशिश कीजिए कि चीन का जो पूरा का पूरा क्लेम है अरुणाचल का, ये बिल्कुल नॉनसेंस क्लेम है। ये क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है? सबसे पहला अगर हम देखें तो ये जो चीन बार बार क्लेम करता है कि देखिए आपके अरुणाचल में मोनपाज रहते हैं, ये जो मोनपाज हैं ये बेसिकली आज की डेट में तिब्बतियन बुद्धिज्म को मानते हैं। इस प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो मोनपाज हैं, जाहिर सी बात है कि वो अरुणाचल के जनजात आदिवासी लोग हैं। दूसरी जाहिर सी बात यह भी है कि वो तिब्बतियन बुद्धिज्म में मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी मोनपा से बात करते हैं और अगर आप अरुणाचल जाके उन मोनपास से मुलाकात करते हैं तो वो मोनपास आपको बताएंगे कि वो तिब्बतियंस को बहुत हेट करते हैं। तिब्बतियन बुद्धिज्म में मानना, दलाई लामा में मानना एक अलग बात है, और दूसरी बात कि तिब्बतियन लोगों के साथ एकता बनाना एक अलग बात है। वो कहते हैं कि हमें तिब्बतियन लोगों से किसी प्रकार का लगाव नहीं है। हमें तिब्बतियन लोगों से क्यों लगाव नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तिब्बतियन लोग जो हैं अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानते हैं, हमको अछूत मानते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो हमारे को सब्जुगेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मोनपास के अंदर किसी प्रकार से कोई भी चाइना को लेके पॉजिटिविटी नहीं है, तिब्बत को लेके पॉजिटिविटी नहीं है। तिब्बतियन बुद्धिज्म में मानना एक राजनीतिक तौर पर गारंटी नहीं देता है कि ये इलाका आपका है। तिब्बतियन बुद्धिज्म में मानना एक चीज प्रूव करता है कि भाई ये जो इलाके के लोग हैं ये एक रिलीजियस प्रिंसिपल में मानते हैं। तो यहां पर चाइना का क्लेम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है RNAW, उसने बड़ी समय से कोशिश करी ये जानने की कि भाई चीन आफ्टर ऑल बार बार ये हिस्टोरिकल क्लेम खास करके अरुणाचल को लेके क्यों मनाता है। तो हमने जब चीन के अंदर जाकर कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखे और वहां के हमारे जो RNAW के लोग थे, जब उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ा, तो वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो आज की डेट में पब्लिकली चाइना कभी नहीं देती है, उससे हमें एक बड़ी दिलचस्प चीज पता चली। 1930 के समय जो सिचुआन प्रोविंस था, उस सिचुआन प्रोविंस का गवर्नर जो था उसका नाम था लियू वीहुही। लियू वीहुही जो गवर्नर था, इस बंदे ने सिचुआन प्रोविंस का रीऑर्गेनाइजेशन करवाया। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि उसने वहां पर एक स्कॉलर उठाया, उस स्कॉलर का नाम था रेन नाइकेंग, और रेन नाइकेंग को बोला कि आप बेसिकली क्या करिए कि एक हमारे लिए सिचुआन प्रोविंस का नया मैप बना के दीजिए। अब जब ली व्यूही ने रेन न्यायकेंग को बोला कि आप हमको मैप बनाकर दीजिए, तो रेन न्यायकेंग ने एक मैप बनाकर दी। उस मैप में उसने क्या किया कि सिचुआन प्रोविंस के अंदर अरुणाचल को भी डाल दिया। अब उस समय तो क्या है कि क्योंकि ब्रिटिश का समय होता था, उस समय चीन के अंदर भी कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होती थी, तो इस प्रकार की मैप के ऊपर कोई आपत्ति कभी नहीं आई। सबसे बड़ी बात, रेन न्यायकिंग जो है 1950 के दशक में वो मिला चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल मार्शल हीलैंग को, और उसने जब जनरल मार्शल हीलैंग से मुलाकात करी 1950 के दशक में, जब चीन एक कम्युनिस्ट चाइना बन चुका था, तो रेन न्यायकिंग ने उस समय मार्शल हीलैंग जो जनरल थे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, उसको ये मैप सौंपी, और उसको मैप सौंपने के बाद ये बात बोली कि ये मैप सिचुआन की बड़ी रिलायबल है। लेकिन समस्या ये थी कि उस मैप में उस समय सिचुआन के साथ साथ अरुणाचल क्लेम्ड था। तो उस समय जो जनरल था, जनरल मार्शल हीलैंग, उसने रेन नाइकिंग से दोबारा पूछा कि क्या आप सही कह रहे हैं कि ये अरुणाचल का इलाका भी चीन का इलाका है? तो उसने कहा कि बिल्कुल, ये 1930 के दशक में मैंने बनाई है मैप, जो उस समय लियू वीहुई को भी मैंने दी थी, जो उस समय गवर्नर था सिचुआन प्रोविंस का। और तब से 1950 के दशक से, जब से जनरल मार्शल हीलैंग ने ये मैप देखी, उसने जाकर चेयरमैन माओ को चाइना में ये मैप दिखाई, और ये मैप दिखाने के बाद उसने ये बोला कि देखिए भाई, ये जो इलाका है अरुणाचल का, ये हमारा है। और तब से चीन ने एक नया रणनीति के तहत
ये गेम प्लान चालू किया कि उसने अरुणाचल में इनकर्शन बढ़ाने शुरू किए, घुसपैठी हरकतें शुरू करी। और 1980 के दशक के बाद जब चीन ने अपने रिसोर्सेज का प्रयोग कर जब अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करी, तब से उसने ये टेरिटोरियल क्लेम चालू कर दिया। तो आज की डेट में दो चीजें स्पष्ट हैं। पहली चीज ये है कि चीन के द्वारा किया गया ये अरुणाचल में, इसको हम भारत के यहाँ पर हमारी खुफिया संस्थाएं, हमारी मिलिट्री किस नजरिए से देखती है। हमारी मिलिट्री, हमारी खुफिया संस्थाएं कहती हैं कि भाई चीन के द्वारा ये हरकतें की गई अरुणाचल में पार्ट है इंफॉर्मेशन वॉर डॉक्ट्राइन का। तो चीन का ये जो इंफॉर्मेशन डॉक्ट्राइन है, इंफॉर्मेशन वॉर डॉक्ट्राइन, इसके तहत चीन जो है बेसिकली भारत के साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रही है। चीन बार बार भारत के ऊपर इस प्रकार का रीनेमिंग एक्टिविटी कर साइकोलॉजिकल दबाव डालना चाहती है। दूसरी बड़ी चीज कि इस साइकोलॉजिकल दबाव से चीन को क्या बेनिफिट मिलेगा? चीन को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चीन सिर्फ ये देखता है कि जब साइकोलॉजिकल दबाव मैं भारत पर डालता हूं तो भारत का रिस्पॉन्स बड़ा इरेटिक होता है, क्योंकि भारत को समझ नहीं आता मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं। तो चीन भारत को बेसिकली एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में डालता है बार बार। दूसरा, चीन को तवांग के इलाके से इतनी समस्या क्या है? तवांग की मॉनेस्ट्री वो क्लेम कर नहीं सकता, तवांग के जो लोग हैं मोनपास, वो चीन के किसी सपोर्ट में नहीं आते। दिक्कत क्या है? असली दिक्कत दोस्तों ये है कि 1959 में जब दलाई लामा को भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, उस समय जो बीएन मलिक लीड कर रहा था, उसके साथ साथ सीआईए का एक ऑपरेशन था जो कि जॉन एफ कैनेडी व्हाइट हाउस में बैठ के पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा था। इसके बारे में कभी एक बहुत गहरी वीडियो अलग से बनाऊंगा। उन दोनों के मीटिंग के बाद जॉन एफ कैनेडी, सीआईए और साथ में नेहरू के अप्रूवल के बाद जो बीएन मलिक की आईबी ने सपोर्ट देकर चीन के तिब्बत के इलाके के अंदर हरकत करके दलाई लामा को वहां से एक्सोडस करवा कर बाहर निकाल कर इंडिया लेके आए, तो वो इंडिया लाने वाला इलाका जो था वो तवांग से था। अच्छा, अब चीन को ये बात पता चल गई थी कि तवांग के थ्रू होते हुए दलाई लामा भारत गया है और एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत गया है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये थी कि आज की डेट में क्योंकि तवांग के इलाके से दलाई लामा गया है और भारत आया और उसके बाद भारत में आके उसने टिबेटियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला में बनाई, तो चीन को आज की डेट में ये लगता है कि कल को अमेरिका और भारत मिलकर ऐसी परिस्थिति न क्रिएट कर दें कि इसी तवांग के इलाके से प्रो डेमोक्रेसी की मूवमेंट जो है तिब्बत के अंदर क्रिएट कर दें। तो चीन बार बार अरुणाचल के ऊपर इंफॉर्मेशन वॉर इस कारण से क्रिएट कर रहा है। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि ये इंफॉर्मेशन वॉर डॉक्ट्राइन के पीछे का असली ऑब्जेक्टिव क्या है। कि चीन डरा हुआ है कि कल को कहीं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो हांगकांग में कामयाब हो गई, जो ताइवान के थ्रू वैसे ही पूरा टाइम चलती रहती है, ये कहीं बेसिकली तवांग के थ्रू यहां से तिब्बत के इलाके में ना आ जाए। दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है कि भारत इस इंफॉर्मेशन वॉर डॉक्ट्राइन को लेके क्या करे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी इंफॉर्मेशन वॉर डॉक्ट्राइन का ऑब्जेक्टिव आपके ऊपर डैमेज इन्फ्लिक्ट करना नहीं होता। इंफॉर्मेशन वॉर डॉक्ट्राइन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको एक स्टेट ऑफ डिलेमा या कंफ्यूजन में लाया जाए, और चीन केवल वही कर रही है। चीन इस काम में सक्षम भी है, ये भी हम मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। भारत क्या करे? सबसे पहली बात, भारत को, जैसा मैं आपको कई वीडियोज में ये बात बोल चुका हूं, और आज से आप मुझे बताइएगा कि आप मेरे भारतवासी साथी जितने हैं, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस पॉइंट में, इस चीज को एक पूरा परपेचुअल वायरल कैंपेन बनाने में कि भारत का बॉर्डर चीन के साथ नहीं तिब्बत के साथ है। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश है जिसको चीन ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तो भारत को सबसे पहले चीन के साथ एक इस प्रकार का साइकोलॉजिकल कैंपेन शुरू करना होगा। इस कैंपेन में भारत को, भारतवासियों के बीच, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह जाकर ये चीज बोलनी होगी कि आप कुछ भी कीजिए, आपको ये कैंपेन जरूर चलाना होगा कि भाई हमें ये बात बार बार एम्फसाइज करनी होगी कि भारत और चीन के बीच में तो कोई बॉर्डर है ही नहीं। भारत और तिब्बत के साथ एक बॉर्डर है, तिब्बत और चीन के बीच में एक अपना अलग बॉर्डर है। तो जब चीन को ये बात समझ आएगी कि भैया हमारे बीच में भारत के साथ कोई बॉर्डर ही नहीं है, तो वो एक अलग टेंशन में आएगा। और दूसरी बात, कुछ भी कीजिए, चीन के साथ अपना व्यवहार इस तरीके से रखिए कि आपको चीन के साथ व्यापार ज्यादा ना करना हो। आज की डेट में हमने बॉयकॉट चाइना, ये टाइप के बचकाने कैंपेन बहुत चलाए थे कोरोना के दौरान, लेकिन ये कैंपेन हमारे मुंह के ऊपर ही गिरते हैं। क्योंकि आप बॉयकॉट चाइना के कैंपेन ट्विटर पे तो चला लीजिए, लेकिन उसके 2 महीने के बाद आप चीन के साथ जब व्यापार करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी व्यापार लॉबी जो है पूरी की पूरी, वो चीन को आज की डेट में पैसा दे रही है। तो ये मत भूलिएगा कि चीन आपके साथ जो भी हरकतें कर रही है, चाहे वो लद्दाख से लेके चाहे वो आपके अरुणाचल में हो,
वो सारा पैसा उसको वो हरकतें करने का आप खुद दे रहे हैं। जो आज की डेट में अमेरिका चिल्ला चिल्ला के पूरे देशों को विश्व तौर पर ये बोल रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, क्योंकि रूस से तेल खरीदने का मतलब है कि रूस को पैसा देना, और रूस वो पैसे का प्रयोग करके यूक्रेन में आक्रमण कर रहा है। तो भूलिए मत, आपका देश भी वही कर रहा है। आप इस बचकानी हरकत को कब तक टॉलरेट करेंगे? आज तक पिछले 75 सालों से आपको चीन से अनटेंगल होने की स्थिति अभी तक नहीं बनी। आपको अभी तक ये चीज समझ नहीं आई कि भाई चीन से हमें व्यापार नहीं करना है। अगर आप बॉर्डर के मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लीजिए कि व्यापार तब जब बॉर्डर होगा। तो तब तक बॉर्डर का मसला जब तक रिजॉल्व नहीं होता, जो हमारी एक कूटनीतिक लेवल पर एक स्ट्रेटेजी और रणनीति भी रही है 1962 से 1988 तक, ये स्थिति हमें वापस लानी पड़ेगी। क्योंकि चीन को जब तक ये समझ नहीं आएगा कि आपके इन हरकतों का पैसा हमारे से मिल रहा है और हम इस पैसे को अब रोकेंगे, तब तक चीन इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता, तब तक सबसे बड़ी चीज हम इतना तो कर सकते हैं, और जिसमें आई होप आप लोग भी मेरा साथ देंगे। और अगर आप साथ देते हैं तो ये बात आज से जरूर बोलिएगा कि भारत का बॉर्डर चीन से नहीं, अब सिर्फ तिब्बत से है। तिब्बत और चीन का बॉर्डर है, वो अपने आप देख लेंगे। धन्यवाद।